माया पंछी का समूह, अध्याय 6, ब्लैक खानदान का पुश्तैनी मकान। मिसेस वीजली गंभीर दिखती हुई फ्रेड, जॉर्ज, रॉन और हरमाइनी के पीछे पीछे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब सीधे अपने बिस्तर पर जाओ, बातचीत मत करना। कल हमें बहुत सारी सफाई करनी है। मुझे लगता है जिनी सो चुकी है, उन्होंने हरमाइनी से कहा, इसलिए उसे जगाना मत। सो चुकी होगी? अच्छा, फ्रेड ने धीरे से कहा, अगर जिनी हरमाइनी से सारी बातें जानने के लिए अब तक जाग न रही हो तो मेरा नाम फ्लावर बॉम रख देना। अच्छा रॉन और हैरी, मिसेस वीजली ने दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उनके बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने बिस्तर पर जाओ। गुड नाइट, हैरी और रॉन ने जुड़वा भाइयों से कहा। फ्रेड ने आंख मारते हुए कहा, गहरी नींद में सोना। मिसेस वीजली ने हैरी के अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। बेडरूम अब पहले से ज़्यादा सीलन भरा और उदास दिख रहा था। दीवार की खाली तस्वीर धीरे धीरे गहरी सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें रहने वाला अदृश्य निवासी सो रहा हो। हैरी ने अपना पजामा पहना, चश्मा उतारा, ठंडे पलंग पर चढ़ गया। हेडविग और पिगविजियन बेचैनी से मंडरा रहे थे, शोर कर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए रॉन ने उल्लुओं की टॉफ़ी अलमारी के ऊपर उछाल दी। रॉन ने अपना महरून पजामा पहनते हुए कहा, हम उन्हें हर रात शिकार करने के लिए बाहर नहीं निकाल सकते। डम्बलडोर नहीं चाहते कि इस चौक के आसपास ज़्यादा उल्लू मंडराएं। उन्हें लगता है इससे लोगों को शक हो जाएगा। अरे, मैं तो भूल ही गया था। फिर उसने दरवाजे के पास जाकर कुंडी लगा दी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्रीचर के कारण, रॉन ने बत्ती बुझाते हुए कहा। जिस दिन मैं यहाँ आया था उस रात को 3 बजे वो भटकता हुआ यहाँ आ गया था। यकीन करो, कोई नहीं चाहेगा कि नींद खुलने पर वो उसे अपने कमरे में मंडराता हुआ देखे। खैर, वो अपने पलंग पर चढ़ गया और चादर के नीचे से अंधेरे में हैरी की तरफ देखने लगा। हैरी को गंदी खिड़की से आ रही चांदनी में उसकी छाया दिख रही थी। तुम्हें क्या लगता है? हैरी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि रॉन के इस सवाल का क्या मतलब था। उसने नीचे हुई बातों के बारे में सोचते हुए कहा, देखो, उन्होंने हमें कोई नई बात तो नहीं बताई है। मेरा मतलब है उन्होंने हमें यही तो बताया है कि समूह के लोगों को वर्ल्डे। रॉन ने ये नाम सुनकर तेजी से सांस खींची। मार्ट के दल में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हैरी ने दृढ़ता से कहा, तुम उसका नाम लेना कब शुरू करोगे? सीरियस और ल्यूपिन भी तो लेते हैं। रॉन ने आखिरी वाक्य को अनसुना कर दिया। उसने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। उन्होंने हमें जो बातें बताई हैं उनमें से ज़्यादातर तो हमें विस्तारित कानून से पहले ही पता चल चुकी हैं। नई जानकारी तो सिर्फ ये थी, कड़ाक, आउच। रॉन, अपनी आवाज़ धीमी रखो वरना मम्मी आ जाएंगी। तुम दोनों मेरे घुटनों पर प्रकट हुए हो। ओह, अंधेरे में काम ज़रा मुश्किल होता है। जॉर्ज ने उत्सुकता से पूछा, तो कहाँ तक पहुँचे? हैरी ने जवाब दिया, उस हथियार तक जिसका सीरियस ने जिक्र किया था। फ्रेड ने रॉन की बगल में बैठते हुए मज़े से कहा, ऐसा लगता है कि बात उसके मुंह से फिसल गई थी। विस्तारित कानों से हमें यह जानकारी पता नहीं चल पाई थी, है ना? हैरी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है यह हथियार कैसा होगा? कुछ भी हो सकता है, फ्रेड ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। लेकिन मृत्युदंशम शाप से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? मौत से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? रॉन ने कहा। जॉर्ज ने सुझाव दिया, शायद कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार सकती है। रॉन डरते हुए बोला, शायद ये लोगों को मारने का कोई ख़ास दर्दनाक तरीका होगा। पीड़ीकृत शाप से ज़्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? उसे इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक पल के लिए खामोशी छाई रही। हैरी जानता था बाकी लोग भी उसकी तरह सोच रहे हैं कि वो हथियार कौन सा भयानक काम कर सकता होगा। आखिर जॉर्ज ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो हथियार किसके पास होगा? रॉन ने घबराकर कहा, उम्मीद है कि हमारे दल के पास। फ्रेड बोला, अगर वो हथियार हमारे दल के पास है तो शायद डम्बलडोर ने उसे कहीं छिपा कर रखा है। कहाँ? हॉगवर्ट्स में? रॉन ने जल्दी से पूछा। और क्या, वहीं तो पारस पत्थर छिपाया गया था, जॉर्ज ने कहा। हथियार पारस पत्थर से काफ़ी बड़ा होगा, रॉन बोला। फ्रेड ने कहा, ज़रूरी नहीं है। हाँ, आकार शक्ति की गारंटी नहीं है, जॉर्ज ने कहा। जिनी को ही देख लो। तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने पूछा। तुम अभी तक उसके बैट बोगी हैक्स के शिकार नहीं हुए हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। फ्रेड ने पलंग से आधा उठते हुए कहा। सुनो, वो खामोश हो गए। सीढ़ियों पर कदमों की आहट आ रही थी। मम्मी आ रही हैं,
जॉर्ज ने कहा और बिना कुछ बोले अंतर्ध्यान हो गया। कड़ाक की आवाज़ हुई और हैरी को अपना पलंग हल्का लगने लगा। कुछ पल बाद उन्हें दरवाजे और बाहर के पट्टियों के चरमराने की आवाज़ सुनाई दी। मिसेस वीजली ये जांच करने आई थीं कि बच्चे कहीं बातचीत तो नहीं कर रहे हैं। हेडविग और पिगविजियन दुख भरी आवाज़ में कुटुर कुटुर कर रहे थे। पटिए दोबारा चरमराए और उन्हें आवाज़ से पता चल गया कि मिसेस वीजली फ्रेड और जॉर्ज के कमरे की जांच करने के लिए ऊपर की मंजिल पर जा रही हैं। रॉन ने अफसोस के साथ कहा, उन्हें हम पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। हैरी को यकीन था कि उसे नींद नहीं आएगी। शाम को इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हुई थी कि उसे लग रहा था कि वो घंटों तक जागकर उनके बारे में सोचता रहेगा। वो रॉन से बातें करना चाहता था, लेकिन मिसेस वीजली अब एक बार फिर नीचे आ रही थी। उनके जाने के बाद दूसरे लोगों के ऊपरी मंजिल पर आने की आवाज़ें सुनाई दीं। दरअसल उसके बेडरूम के दरवाजे पर कई पैरों वाले प्राणी धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहे थे और जादुई प्राणियों की देखभाल विषय का टीचर हैग्रिड कह रहा था, कितने सुंदर हैं, है ना हैरी? हम इस साल हथियारों के बारे में पढ़ेंगे। और हैरी ने देखा इन प्राणियों की सिर की जगह तोप के गोले लगे हैं और वो उसके सामने आ रहे हैं। वो झुक गया। अगले ही पल वो अपनी चादर के नीचे गुड़ी मुड़ी लेटा था और कमरे में जॉर्ज की तेज आवाज़ गूंज रही थी। मम्मी ने सबको उठने को कहा है, तुम लोगों का नाश्ता किचन में रखा है। नाश्ता करने के बाद उन्होंने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया है। डॉक्सी उनकी उम्मीद से ज़्यादा हैं और उन्हें सोफे के नीचे मरे हुए पफ स्किन्स का घोंसला भी मिल गया है। हैरी और रॉन ने फटाफट कपड़े पहनकर नाश्ता किया। आधे घंटे बाद वो ड्राइंग रूम में चले गए। ये पहली मंजिल पर एक लंबा कमरा था। इसकी छत ऊंची थी, दीवारें हरी थीं और गंदे पर्दों से ढकी थीं। जब भी कोई गलीचे पर पैर रखता तो धूल उड़ने लगती। मिसेस वीजली, हरमाइनी, जिनी, फ्रेड और जॉर्ज इन पर्दों के पास खड़े थोड़े अजीब दिख रहे थे, क्योंकि उन सभी की नाक और मुंह पर कपड़ा बंधा था। उनके एक हाथ में काले द्रव की बड़ी बोतल थी जिसके सिरे पर स्प्रे करने के लिए नोजल लगा था। हैरी और रॉन को देखते ही मिसेस वीजली ने काले द्रव की 2 बोतलों की तरफ इशारा किया जो पतले पायों वाली टेबल पर रखी थीं। अपने चेहरे ढककर स्प्रे करना, ये डॉक्सीसाइड है। मैंने इतना बुरा संक्रमण पहले कभी नहीं देखा। वो घरेलू जिन्न पिछले 10 सालों में क्या कर रहा था? हरमाइनी का चेहरा एक तौलिया से आधा ढका हुआ था, लेकिन हैरी ने देखा वो मिसेस वीजली की तरफ थोड़ी अप्रसन्नता से देख रही थी। क्रीचर दरअसल बूढ़ा हो चुका है, वो शायद इतना काम नहीं कर सकता। जब क्रीचर की इच्छा होती है तो वो इतना सारा काम कर सकता है कि तुम देखकर हैरान रह जाओगी। हरमाइनी, सीरियस ने कहा, जो अभी अभी कमरे में आया था। उसके हाथ में एक झूला था जो मरे हुए चूहों के खून से सना था। उसने हैरी की आंखों में सवाल का भाव देखकर कहा, मैं बकबीक को खाना खिला रहा था। मैंने ऊपर वाली मंजिल पर अपनी माँ के बेडरूम में उसे रखा है। खैर, सीरियस ने चूहों का झोला कुर्सी पर रख दिया। फिर वो ताला बंद डेस्क की जांच करने के लिए झुका। हैरी का ध्यान पहली बार इस तरफ गया कि डेस्क थोड़ी हिल रही थी। सीरियस ने की होल में से झांकते हुए कहा, मॉली, मुझे लगता है कि ये बहरूपिया ही होगा, लेकिन शायद हमें इसे तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक कि बाबरे नैन इसके अंदर झांक कर न देख लें। मेरी माँ को तो आप जानती ही हैं, ये बहरूपिये से ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है। मिसेस वीजली बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सीरियस। वो दोनों इतनी सावधानी और विनम्रता से बातें कर रहे थे कि हैरी समझ गया वो पिछली रात की बहस को भूले नहीं हैं। तभी नीचे की मंजिल से घंटी बजने की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद चीखने चिल्लाने का वही दौर शुरू हुआ जो पिछली रात को टोंग्स के छाता स्टैंड को गिराने के बाद हुआ था। मैंने सबसे कह रखा है कि घंटी मत बजाया करो, सीरियस चिढ़कर बोला। वो कमरे से बाहर निकल गया। उन्हें उसके धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई। मिसेस ब्लैक की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। मिसेस वीजली बोली, हैरी, दरवाज़ा बंद कर लो। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करने में हैरी ने बहुत समय लगाया। वो सुनना चाहता था कि नीचे की मंजिल पर आखिर हो क्या रहा है। उसका अंदाज़ा था कि सीरियस अपनी माँ की तस्वीर पर पर्दा डालने में सफल हो गया होगा, क्योंकि अब उनकी चीखें नहीं सुनाई दे रही थी। उसे हॉल में सीरियस के चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर सामने वाले दरवाजे की जंजीर खुलने की आवाज़ आई और इसके बाद एक भारी आवाज़ आई जिसे हैरी पहचान गया। ये किंग्सले शेकलबोल्ट की आवाज़ थी जो कह रहा था, हेस्टिया ने अभी अभी मुझे ड्यूटी पर से छोड़ा है, इसलिए अब मूडी का चोगा उसके पास है। मैंने सोचा कि डंबलडोर के लिए रिपोर्ट छोड़ दूँ। तभी हैरी को महसूस हुआ पीछे से मिसेस वीजली उसे घूर रही हैं, इसलिए उसने अफसोस के साथ ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और सफाई दल में शामिल हो गया।
गिलरॉय लॉकहार्ट की घरेलू कीटों की मार्गदर्शिका नाम की पुस्तक सोफे पर खुली हुई थी। मिसेस वीजली झुककर उसमें डॉक्सी वाले पेज को पढ़ रही थी। ठीक है, तुम सावधान रहना, क्योंकि डॉक्सी काटते हैं और उनके दांत जहरीले होते हैं। मेरे पास उनका जहर उतारने की दवा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को ज़रूरत पड़े। वो तनकर खड़ी हो गई और पर्दे के सामने खड़े होकर उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का इशारा किया। मेरे कहते ही तुरंत स्प्रे करना, उन्होंने कहा। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी तरफ उड़ते हुए आएंगे, लेकिन स्प्रे की शीशी पर लिखा है कि एक बार छिड़कने से ही वो बेहोश हो जाएंगे। जब वो बेहोश हो जाएं तो उन्हें इस बाल्टी में डाल देना। वो उनके स्प्रे की पहुंच से दूर जाकर खड़ी हो गई और अपना स्प्रे उठा लिया। ठीक है, छिड़को। हैरी के छिड़काव शुरू करने के कुछ सेकंड बाद एक बड़ा डॉक्सी पर्दे में से उड़ता हुआ बाहर आया। उसके चमकते बीटल जैसे पंख फड़फड़ा रहे थे और सुई जैसे पैने छोटे छोटे दांत बाहर निकले थे। उसका शरीर काले घने बालों से ढका हुआ था और उसने गुस्से में 4 छोटे छोटे मुक्के बांध रखे थे। हैरी ने सीधे उसके मुंह पर डॉक्सीसाइड का स्प्रे छिड़क दिया। वो बीच हवा में जम गया और जोरदार धमक के साथ गलीचे पर गिर गया। हैरी ने उसे उठाकर बाल्टी में डाल दिया। फ्रेड, तुम क्या कर रहे हो? मिसेस वीजली ने तीखी आवाज में पूछा। उस पर तत्काल स्प्रे करो और बाल्टी में डाल दो। हैरी ने पलट कर देखा। फ्रेड एक छटपटाते डॉक्सी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच में पकड़े है। ठीक है, फ्रेड ने उत्साह से डॉक्सी के चेहरे पर स्प्रे कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। लेकिन मिसेस वीजली की पीठ मुड़ते ही उसने आंख मारकर उसे जेब में रख लिया। जॉर्ज ने धीरे से हैरी को बताया, हम अपनी गोता मार टॉफियों के लिए डॉक्सी के जहर का प्रयोग करना चाहते हैं। 2 डॉक्सी एक साथ हैरी की नाक की तरफ आए, लेकिन उसने एक ही स्प्रे से उनका काम तमाम कर दिया। फिर उसने जॉर्ज के पास आकर बुदबुदा कर पूछा, गोता मार टॉफियाँ क्या है? ऐसी टॉफियाँ जिन्हें खाते ही बीमार हो जाते हैं। ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, लेकिन इतना बीमार पड़ जाते हैं कि क्लास से छुट्टी मिल जाए, यानी जब चाहें क्लास से गोता मार सकते हैं। तो अब भी जोक शॉप खोलने का इरादा है? हैरी बुदबुदाया और अपने स्प्रे की नोजल ठीक करने का नाटक करने लगा। हमें अब तक दुकान लेने का मौका नहीं मिला है। फ्रेड ने अपनी आवाज़ नीची कर ली जब मिसेस वीजली ने अपने स्कार्फ से अपनी भौं का पसीना पूंछा और दोबारा हमले में जुट गई। इसलिए इस समय हम मेल ऑर्डर से सामान बेच रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते ही दैनिक जादूगर में विज्ञापन दिया था। सब तुम्हारी बदौलत है दोस्त, जॉर्ज ने कहा। लेकिन चिंता मत करो, मम्मी को जरा पता नहीं चलेगा। वो अब कभी दैनिक जादूगर नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि ये तुम्हारे और डंबलडोर के बारे में झूठी खबरें छापता है। हैरी मुस्कुराया। उसे खुशी हुई कि मिसेस वीजली को इस बात का पता नहीं चला है कि पैसे हैरी ने भाइयों को दिए हैं, क्योंकि मिसेस वीजली जोक शॉप को अपने बेटों के लिए अच्छा करियर नहीं मानती थी। पर्दों से डॉक्सियों की सफाई में पूरी सुबह लग गई। आखिरकार दोपहर के बाद मिसेस वीजली ने अपना मुंह पर बंधा हुआ स्कार्फ हटाया, कुर्सी में धंस गईं। उनके नीचे रखी बाल्टी में बेहोश डॉक्सी भरे हुए थे। नजदीक ही एक प्याले में उनके काले अंडे थे, जिन्हें क्रूकशैंक्स सूंघ रही थी और जिन्हें फ्रेड और जॉर्ज हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। मुझे लगता है हम उनसे लंच के बाद निपटेंगे। मिसेस वीजली ने मेंटल पीस के दोनों तरफ लगी धूल भरी अलमारियों की तरफ इशारा किया। इसमें कांच लगे थे और इसके भीतर बहुत अजीब चीज़ें दिख रही थीं, जिन पर ऐसी भाषा में कुछ लिखा था जिसे हैरी पढ़ नहीं सकता था। एक कांच की बोतल सबसे बुरी दिख रही थी। उसमें ढक्कन की जगह एक बड़ा दूधिया रत्न लगा था। हैरी को यकीन था इस बोतल में खून भरा है। दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजी। सबने मिसेस वीजली की तरफ देखा। यहीं रुको, उन्होंने दृढ़ता से कहा। चूहों का झोला उठाया। नीचे मिसेस ब्लैक की चीखें शुरू हो गई थी। मैं कुछ सैंडविच लेकर आती हूँ। वे सावधानी से दरवाज़ा बंद करके कमरे से चली गईं। सभी फौरन खिड़की के बाहर झांकने लगे। वहाँ उन्हें एक बिखरे बालों वाला सिर और उस पर खतरनाक ढंग से रखी कड़ाहियाँ दिखीं। मंडंगस है, लेकिन वो इतनी सारी कड़ाही क्यों लाया है? हरमाइनी ने कहा। शायद उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना चाहता होगा, इसलिए तो वो उस रात को मेरी निगरानी छोड़कर चला गया था कड़ाहियों का सौदा करने। हाँ, तुमने सही कहा। मंडंगस अपनी कड़ाहियाँ लेकर अंदर घुस गया और ओझल हो गया। हे भगवान, मम्मी को ये अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेड ने सामने वाले दरवाजे को देखते हुए कहा। वो और जॉर्ज दरवाजे तक गए, कान लगाकर गौर से सुनने लगे। मिसेस ब्लैक की चीखें रुक गई थीं। मंडंगस सीरियस और किंग्सले से बातें कर रहा था। फ्रेड ने कहा, विस्तारित कानों का जोखिम लें? क्यों नहीं, जॉर्ज ने कहा। मैं चोरी से ऊपर जाकर उन्हें ले आता हूँ।
लेकिन उसी समय नीचे से एक जोरदार आवाज़ किसी धमाके की तरह गूंजी। विस्तारित कानों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। मिसेस वीजली अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रही थीं और सभी को उनकी बात अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। हम चोरी के सामान को छिपाने का काम नहीं कर रहे हैं। जब मम्मी किसी दूसरे पर चिल्लाती हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, फ्रेड ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने दरवाज़ा एक आध इंच खोल दिया ताकि मिसेस वीजली की आवाज़ कमरे में ज़्यादा अच्छी तरह से सुनाई दे। इससे अच्छा बदलाव हो जाता है। बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो, जैसे हमारे पास चिंताएं कम हैं। तुम ऊपर से चोरी की कड़ाहियां यहाँ उठा लाए। जॉर्ज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो मूर्ख उन्हें जोश में आने दे रहे हैं। मम्मी को तो शुरू में ही रोक देना चाहिए, वरना वो रफ्तार पकड़ लेती हैं और घंटों तक रुकने का नाम नहीं लेती। हैरी वैसे भी वो मंडंगस पर बरसने के लिए बेताब थी जब से उसने तुम्हारी निगरानी में लापरवाही की थी। ये लो, सीरियस की मम्मी भी शुरू हो गई। मिसेस वीजली की आवाज़ हॉल की तस्वीरों के चीखने चिल्लाने के शोर में दब गई। जॉर्ज ने शोर को कम करने के लिए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही घरेलू जिन्न कमरे में आ गया। उसने अपनी कमर पर गमछे जैसा गंदा चीथड़ा लपेट रखा था। उसके शरीर पर कोई और कपड़ा नहीं था। वो बूढ़ा दिख रहा था। उसकी चमड़ी झुर्रीदार थी। घरेलू जिन्नों की तरह वो भी गंजा था, लेकिन उसके बड़े बड़े चमगादड़ जैसे कानों में बहुत सारे सफ़ेद बाल उग रहे थे। उसकी लाल आंखें पानीदार थीं और बड़ी नाक थूथन जैसी। घरेलू जिन्न ने हैरी और बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उसने इस तरह नाटक किया जैसे देखा ही ना हो। गहरी आवाज़ में बड़बड़ाता रहा, उसके पास से गंदी नाली की बदबू आती है। वो एक नंबर का चोर है, लेकिन वो भी बुरी हैं, गंदे खून की गद्दार। उसकी औलाद मेरी मालकिन के घर को गंदा कर रही हैं। अगर वो जानती कि उनके घर में कितनी गंदगी इकट्ठा होने वाली है तो वो बूढ़े क्रिचर से क्या कहती। ओह, कितनी शर्मनाक बात है। बदजात नरभेड़िए, गद्दार और चोर। बेचारा क्रिचर, वो क्या कर सकता है। हेलो क्रिचर, फ्रेड ने जोर से कहा और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। घरेलू जिन्न रुक गया, बड़बड़ाना बंद करके आश्चर्य से उछलने का नाटक किया। क्रिचर ने छोटे मालिक को देखा नहीं था, उसने कहा और मुड़कर फ्रेड के सामने सिर झुका दिया। गलीचे की तरफ मुंह करके उसने काफी जोर से बुदबुदा कर कहा, ये भी गंदे खून वाले गद्दार की घटिया औलाद है। क्या बोले? जॉर्ज ने कहा। आखिरी बात नहीं सुन पाया। क्रिचर कुछ नहीं बोला। घरेलू जिन्न ने जॉर्ज की तरफ सिर झुकाते हुए कहा और साफ आवाज में बुदबुदाया, ये उसका जुड़वा भाई है, दोनों के दोनों हैवान हैं। हैरी को समझ नहीं आया कि वो हंसे या न हंसे। घरेलू जिन्न खड़ा होकर उन्हें दुष्ट अंदाज में देखता रहा। जाहिर है उसे लग रहा था कि वो लोग उसकी बुदबुदाहट नहीं सुन सकते। और एक नया लड़का भी आ गया है। क्रिचर को उसका नाम नहीं पता है, वो यहाँ क्या कर रहा है क्रिचर को पता नहीं है। ये हैरी है क्रिचर, हरमाइनी बोली। हैरी पॉटर। क्रिचर की पीली आंखें चौड़ी हो गईं। वो ज़्यादा तेज़ी और आवेश में बुदबुदाने लगा। ये बदजात तो क्रिचर से इस तरह बातें कर रही है जैसे उसकी दोस्त हो। उसे बदजात मत कहो। रॉन और जिनी बहुत तेजी में गुस्से से एक साथ बोले। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। बेवकूफ मत बनो हरमाइनी, वो जानता है वो क्या कर रहा है। फ्रेड ने क्रीचर को गहरी नापसंदगी के भाव से देखा। क्या ये सच है? क्या यही हैरी पॉटर है जिसने शैतानी सम्राट को रोका था? क्रीचर इस बात पर हैरान है कि इसने ये कैसे किया होगा। फ्रेड बोला, क्रीचर इस बात पर हम सभी हैरान हैं। वैसे तुम क्या चाहते हो? जॉर्ज ने पूछा। क्रीचर की बड़ी बड़ी आंखें जॉर्ज की तरफ घूमी। क्रीचर सफाई कर रहा है, उसने बहाना बनाते हुए कहा। झूठ क्यों बोल रहे हो? हैरी के पीछे से एक आवाज आई। सीरियस लौट आया था। वो दरवाजे पर खड़े होकर घरेलू जिन्न को गुस्से से देख रहा था। हॉल का शोर कम हो गया था। शायद मिसेस वीजली और मंडंगस सब किचन में बहस कर रहे थे। सीरियस को देखते ही क्रीचर सलाम करने के लिए इतना नीचे झुक गया कि उसकी थूथन जैसी नाक फर्श पर टिक गई। सीधे खड़े हो जाओ। अब तुम्हारे इरादे क्या हैं? सीरियस ने बेचैनी से कहा। क्रीचर सफाई कर रहा है, जिन्न ने दोहराया। क्रीचर ब्लैक खानदान के पुश्तैनी मकान की सेवा करने के लिए जिंदा है। सीरियस बोला, लेकिन ये तो हर दिन गंदा होता जा रहा है, ये बहुत ही गंदा हो चुका है। मालिक हमेशा मजाक करते रहते हैं। क्रीचर एक बार फिर झुका और बड़बड़ाने लगा।
मालिक बहुत ही नमक हराम सुअर हैं, उन्होंने अपनी माँ का दिल तोड़ा था। मेरी माँ का दिल था ही नहीं क्रेचर, वो तो बस नफरत के दम पर जिंदा थी, सीरियस ने कहा। क्रीचर एक बार फिर झुक गया। वो आवेश में बड़बड़ाता रहा, मालिक चाहे जो भी कहें, वो अपनी माँ की जूतियाँ साफ करने के लायक भी नहीं है। ओह बेचारी मेरी मालकिन। मैंने पूछा तुम्हारे इरादे क्या हैं? सीरियस ने ठंडेपन से कहा। जब भी तुम सफाई का नाटक करते हो, हर बार यहाँ से कोई ना कोई चीज़ उठाकर अपने कमरे में ले जाते हो ताकि हम उसे बाहर न फेंक पाएं। क्रीचर मालिक के घर से कभी किसी चीज़ को उसकी सही जगह से नहीं हटाएगा। जिन्ने ने कहा। वो तेजी से बड़बड़ाने लगा। अगर दीवार दरी बाहर फेंक दी गई तो मालकिन क्रीचर को कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये 7 सदियों से इस परिवार में है। क्रीचर को इसे बचाना ही होगा। क्रीचर अपने मालिक खून के गद्दारों और बदजातों को इसे फेंकने नहीं देगा। मैं सोच रहा था कि ऐसा ही होगा, सीरियस ने सामने वाली दीवार को हिकारत से देखते हुए कहा। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इसके पीछे चिपकाने वाला स्थायी सम्मोहन कर रखा होगा, लेकिन अगर मैं इसे फेंक सका तो ज़रूर फेंक दूंगा। अब जाओ क्रीचर। ऐसा लगा जैसे क्रीचर सीधे आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सकता था। बहरहाल जाते समय उसने सीरियस को गहरी नफरत से देखा और कमरे से बाहर जाते समय बड़बड़ाने लगा। वो अस्कबान से आकर क्रीचर को आदेश देता रहता है। मालकिन ने कसम खाकर कहा था कि वो उनका बेटा नहीं है, लेकिन वो लौट आया है। लोग कहते हैं कि वो खूनी भी है। इसी तरह बुदबुदाते रहे तो तुम्हारी हत्या करके सचमुच खूनी बन जाऊंगा, सीरियस ने चिढ़कर कहा और जिन के जाने के बाद दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। सीरियस, उसका दिमाग सही नहीं है, शायद उसे एहसास ही नहीं है कि हम उसकी बातें सुन सकते हैं, हरमाइनी ने आग्रह किया। वो काफ़ी समय अकेला रहा है। वो मेरी माँ की तस्वीर से पागलपन भरे आदेश लेता रहता था और खुद से बातें करता रहता था। अगर तुम इसे आज़ाद कर दो तो शायद, हरमाइनी ने आशा से कहा। लेकिन सीरियस ने बीच में ही उसकी बात काट दी। हम उसे आज़ाद नहीं कर सकते। वो हमारे समूह के बारे में बहुत कुछ जानता है। वैसे भी वो सदमे से मर जाएगा। तुम उसे घर से जाने का सुझाव देकर तो देखो, तुम उसकी हालत देखना। सीरियस कमरे से चलकर दीवार दरी के पास तक गया जिसे क्रीचर बचाने की कोशिश कर रहा था। दीवार दरी बहुत पुरानी थी, उसका रंग उड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्सियों ने इसे कई जगह से कुतर लिया है। बहरहाल जिस सुनहरे धागे से इस पर कढ़ाई की गई थी वो अब भी चमक रहा था। इसमें एक विशाल वंश वृक्ष बना हुआ था। कम से कम हैरी को तो यही लगा था। वंश वृक्ष मध्य युग तक जाता था। दीवार दरी के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्लैक खानदान का वंश वृक्ष। इसमें तो तुम्हारा नाम ही नहीं है, हैरी ने वंश वृक्ष के निचले हिस्से को गौर से देखते हुए कहा। मेरा नाम वहां हुआ करता था, सीरियस ने दीवार दरी के एक छोटे से गोल जले हुए छेद की तरफ इशारा किया, जो सिगरेट से जलने के निशान की तरह था। मेरे घर से भागने के बाद मेरी प्यारी माँ ने मेरा नाम वहां से मिटा दिया था। क्रीचर को उस कहानी के बारे में बड़बड़ाने में बड़ा मजा आता है। तुम घर से भाग गए थे? जब मैं 16 साल का था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हैरी ने उसे घूरते हुए कहा। तुम कहाँ गए थे? तुम्हारे डैडी के घर। तुम्हारे दादा दादी मेरे वहाँ रहने से बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे एक तरह से दूसरे बेटे के रूप में पाला। मैं स्कूल की छुट्टियों में तुम्हारे डैडी के घर पर रहता था, लेकिन जब मैं 17 साल का हुआ तो मैंने खुद का मकान ले लिया। मेरे अंकल अल्फार्ड ने मेरे नाम पर काफ़ी संपत्ति छोड़ी थी, इसलिए शायद उनका नाम भी इस वंश वृक्ष से मिटा दिया गया है। चाहे जो भी हो, इसके बाद मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल ली। वैसे रविवार को पॉटर परिवार में लंच के लिए हमेशा मेरा स्वागत होता था। लेकिन तुमने घर क्यों छोड़ा? सीरियस कुटुता से मुस्कुराया। उसने लंबे बिखरे हुए बालों में उंगलियां फेरी, क्योंकि मुझे उन सब से नफरत थी। मेरे माता पिता से, उनके शुद्ध खून के पागलपन से, इस विश्वास से कि ब्लैक खानदान में पैदा होने से आप शहंशाह बन जाते हैं। मेरा बेवकूफ़ भाई, जिसने मूर्खतावश इस बात पर यकीन कर लिया, वो यहाँ है। सीरियस ने वृक्ष के सबसे नीचे की तरफ उंगली टिकाई, जहाँ पर रेगुलस ब्लैक लिखा हुआ था। जन्म की तारीख के साथ ही मौत की तारीख लिखी थी, जो 15 साल पहले की थी। वो मुझसे छोटा था और ज़्यादा अच्छा बेटा था, जैसा मुझे बार बार याद दिलाया जाता। लेकिन वो मर गया।
हैरी ने पूछा। हाँ, मूर्ख कहीं का, प्राण भक्षियों के दल में शामिल हो गया था। तुम मजाक कर रहे हो? सीरियस ने व्यंग्य से कहा। हैरी, क्या तुम्हें इस घर को देखकर समझ में नहीं आता मेरे परिवार में किस तरह के जादूगर रहे होंगे? क्या तुम्हारे माता पिता भी प्राण भक्षी थे? नहीं नहीं, लेकिन मेरा यकीन मानो, वो वोल्डेमार्ट के विचारों को सही मानते थे। मेरे माता पिता जादूगर प्रजाति के यानी शुद्ध खून की शुद्धि के पक्षधर थे। वो अकेले ऐसे नहीं थे, ऐसे काफ़ी लोग थे। वोल्डेमार्ट के असली रंग दिखाने से पहले बहुत से जादूगर ये सोचते थे कि इस बारे में उसके विचार सही थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शक्ति पाने के लिए वो कितना कुछ करने को तैयार है तो उनके होश ठिकाने आ गए। लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि रेगुलस प्राण भक्षियों के दल में शामिल हुआ था तो मेरे माता पिता ने उसे हीरो माना होगा। हैरी ने यूं ही पूछ लिया, क्या उसे किसी औरत ने मारा था? ओह नहीं, उसकी हत्या वोल्डेमार्ट ने की थी। वैसे ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उसकी हत्या वोल्डेमार्ट के आदेश पर किसी प्राण भक्षी ने की होगी। मुझे नहीं लगता कि रेगुलस इतना महत्वपूर्ण था कि वोल्डेमार्ट उसे खुद मारता। उसके मरने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो प्राण भक्षियों के दल में शामिल हो गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे कितने बुरे काम करने पड़ेंगे तो वो दहशत में आ गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आप वोल्डेमार्ट को इस्तीफा थमा कर तो बाहर नहीं निकल सकते। उसके यहाँ या तो आजीवन सेवा या फिर मौत वाला हिसाब चलता है। लंच, मिसेस वीजली की आवाज़ आई। वो अपनी छड़ी को अपने सामने ऊंचा थामे थीं। वो एक बड़ी ट्रे ला रही थीं जिसमें बहुत सारे सैंडविच रखे थे, एक कोने पर केक भी था। उनका चेहरा बहुत लाल था। वो अब भी गुस्से में थीं। खाने के लालयित बाकी लोग उनके पास पहुंच गए, लेकिन हैरी सीरियस के पास ही था जो दीवार दरी के करीब पहुंचकर झुक गया। मैंने बरसों से इसे नहीं देखा। ये हैं फिनीज नाइजेलस। ये मेरे पर दादा हैं, हॉगवर्ट्स के सबसे कम लोकप्रिय हेडमास्टर। और मिंटा मेलेफ्लुआ मेरी माँ की कज़िन हैं। उन्होंने मगलू शिकार को वैध घोषित कराने के लिए मंत्रालय में एक विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी। और प्यारी आंटी एलाडोरा, उन्होंने परिवार में परंपरा शुरू की थी कि जब घरेलू जिन्न इतने बूढ़े हो जाएं कि चाय की ट्रे भी ना उठा पाएं तो उनका सिर काट कर पट्टियों पर सजा दिया जाए। बहरहाल, हमारे खानदान में जब भी कोई ठीक ठाक जादूगर हुआ तो उसे वंश वृक्ष से बाहर निकाल दिया गया। मुझे दिख रहा है टोंक्स का नाम भी यहाँ नहीं है, इसलिए शायद क्रीचर उसके आदेश नहीं मानता। वो परिवार के किसी भी व्यक्ति के आदेश मानने के लिए बाध्य है। हैरी ने हैरानी से पूछा, तो तुम और टोंक्स रिश्तेदार हो? और क्या, उसकी माँ एंड्रोमेडा मेरी प्रिय कजिन थी। देखो, यहाँ एंड्रोमेडा भी नहीं है। दीवार दरी को गौर से देखते हुए उसने कहा। उसने एक और जले हुए छोटे गोल निशान की तरफ इशारा किया जो बेलाट्रिक्स और नॉर्सिसा के बीच था। एंड्रोमेडा की बहनें अब भी यहाँ हैं क्योंकि उन्होंने शुद्ध खून वाले सम्मानित परिवारों में शादी की थी। लेकिन एंड्रोमेडा ने एक टेड टोंक्स नाम के मगलू से शादी की थी, इसलिए सीरियस ने दीवार दरी में छड़ी से विस्फोट करने का अभिनय किया और व्यंग से हंसा। बहरहाल, हैरी नहीं हंसा। वो एंड्रोमेडा के जले हुए निशान के दाहिनी तरफ के नामों को घूर रहा था। सोने की दोहरी कढ़ाई नर्सिसा ब्लैक के नाम से लूसियस मेलफॉय को जोड़ रही थी। उनके नाम से एक सोने का तार ड्रैको के नाम की तरफ जा रहा था। तो मेलफॉय परिवार तुम्हारे रिश्ते में है? शुद्ध खून वाले सभी परिवार आपस में रिश्तेदार हैं। अगर आप अपने बेटे बेटियों की शादी सिर्फ शुद्ध खून वाले परिवारों में करना चाहते हैं तो आपके पास सीमित विकल्प हैं। बहुत कम शुद्ध खून वाले जादूगर बचे हैं। मॉली और मैं शादी के बाद कजिन हैं और आर्थर मेरा सेकंड कजिन, लेकिन उनका नाम खोजना बेकार है। अगर कोई परिवार खून का गद्दार है तो वो वीजली परिवार ही है। लेकिन हैरी अब एंड्रोमेडा के जले हुए निशान के बाईं तरफ देख रहा था। बेलाट्रिक्स ब्लैक जो एक दोहरी लाइन से रोडोल्फ लेस्ट्रेंज के साथ जुड़ी हुई थी। लेस्ट्रेंज? हैरी ने जोर से कहा। इस नाम से उसके दिमाग में एक याद लहराई। वो जानता था ये नाम उसने कहीं सुना है। उसके पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। सीरियस ने कहा, वो दोनों अस्कबान में हैं। हैरी ने उसकी तरफ जिज्ञासा से देखा। बेलाट्रिक्स और उसका पति रोडोल्फ बार्टी क्राउच जूनियर के साथ अस्कबान गए थे। रोडोल्फ का भाई रेबस्टेन भी उनके साथ था।
तब जाकर हैरी को याद आया, उसने बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज को डंबलडोर के अजीब से स्मृति पात्र के भीतर देखा था, जिसमें यादें और विचार इकट्ठे करके रखे जा सकते थे। वो भारी पलकों वाली लंबी सांवली औरत थी जिसने अपने मुकदमे में लॉर्ड वोल्डेमार्ट के प्रति अपनी सतत निष्ठा का ऐलान किया था। उसे गर्व था, उसने पतन के बाद भी उन्हें खोजने की कोशिश की और उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसे उसकी वफादारी का इनाम मिलेगा। तुमने कभी नहीं बताया वो तुम्हारी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरी कज़िन है, सीरियस ने कहा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानता। वो निश्चित रूप से मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब से मैंने उसे नहीं देखा है। बस अज़्काबान में उसके आते समय उसकी एक झलक देखी थी। तुम्हें क्या लगता है उस जैसे रिश्तेदार पर मुझे गर्व होगा? माफ़ करना, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस हैरान था। कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस बुदबुदाया। वो दीवार दरी से दूर पहुंचा, जेब में हाथ डाल लिया। उसने ड्राइंग रूम पार करते हुए कहा, मुझे यहाँ लौटना अच्छा नहीं लगा। मैं कभी नहीं सोचता था कि इस घर में दोबारा कैद रहूँगा। हैरी पूरी तरह समझ गया था। वो जानता था बड़े होने और प्राइवेट ड्राइव से मुक्ति पाने के बाद अगर उसे फिर से प्राइवेट ड्राइव के 4 नंबर मकान में रहना पड़े तो उसे कैसा लगेगा। ये मकान मुख्यालय के लिए आदर्श जगह है। मेरे पिता ने इस पर हमेशा हर तरह के सुरक्षात्मक उपाय का इस्तेमाल किया था। यह अदृश्य है, यहाँ मगलू नहीं आ सकते। वैसे कौन मगलू यहाँ आना चाहेगा? और डंबलडोर ने अब इसमें अपने सुरक्षात्मक उपाय जोड़ दिए हैं। इससे ज़्यादा सुरक्षित मकान मिलना संभव है। डंबलडोर समूह के रहस्य रक्षक हैं। जब तक डंबलडोर खुद ये न बता दें ये मकान यहाँ है, कोई नहीं जान सकता मुख्यालय का पता क्या है। जो कागज़ कल रात मूडी ने तुम्हें दिखाया था वो डंबलडोर ने लिखा था। सीरियस भौंकने जैसे अंदाज में हंसा। अगर मेरे माता पिता देख लें कि उनके मकान का क्या इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हें मेरी माँ की तस्वीर से इस बात का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। फिर उसने एक पल के लिए त्योरियाँ चढ़ाई और आह भरी। अगर मैं कभी कभार बाहर निकलकर कोई उपयोगी काम कर सकूं तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। मैंने डंबलडोर से पूछा था, क्या मैं तुम्हारी सुनवाई में तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, स्नफल्स के रूप में, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है? हैरी को ऐसा लगा जैसे उसका पेट गलीचे पर गिर गया हो। उसने सुनवाई के बारे में इधर सोचा ही नहीं था। अपने प्रिय लोगों के पास दोबारा लौटने के रोमांच और सारी बात सुनने के बाद उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी। बहरहाल सीरियस के शब्दों को सुनकर दहशत की भावना लौट आई। चिंता मत करो, सीरियस ने कहा। हैरी ने ऊपर देखा। उसे एहसास हुआ सीरियस उसे देख रहा है। मुझे यकीन है वो तुम्हें छोड़ देंगे। अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता अधिनियम में निश्चित रूप से ये बात लिखी है कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? सीरियस दुख से मुस्कुराया। हम देखेंगे। हैरी ने उस पर दबाव डालते हुए कहा, अगर मुझे ये पहले पता चल जाए कि मुझे डर्सली परिवार के पास नहीं लौटना होगा तो सुनवाई के समय मुझ में हिम्मत रहेगी। सीरियस ने उदासी से कहा, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो इसका मतलब है वो लोग बहुत बुरे होंगे। मिसेस वीजली बोल पड़ी, तुम दोनों जल्दी करो वरना खाना नहीं बचेगा। सीरियस ने एक और आह भरकर दीवार दरी को हिकारत से देखा और वो और हैरी बाकी लोगों के पास चले गए। जब वो दोपहर को अलमारियां खाली कर रहे थे तो हैरी सुनवाई के बारे में न सोचने की कोशिश कर रहा था। सीरियस को सूंघनी की चांदी की डिब्बी ने बुरी तरह काट लिया था। कुछ ही पल में उसके कटे हुए हाथ पर भूरे दस्ताने जैसी सख्त परत दिखने लगी। ठीक है, उसने अपने हाथ को दिलचस्पी से देखा। उस पर छड़ी ठोंक कर त्वचा को सामान्य किया। उसमें वार्ड कैप पाउडर होगा। उसने डिब्बी को उस बोरे में भर दिया जिसमें वो अलमारियों से निकले अटाले को रख रहे थे। हैरी ने देखा जॉर्ज ने कुछ पल बाद अपने हाथ को कपड़े में लपेटा और उस डिब्बी को अपनी जेब में रख लिया जहां पहले से ही डॉक्सी भरे हुए थे। अलमारी से एक बुरा दिखने वाला चांदी का यंत्र निकला जिसमें चिमटी जैसे कई पैर थे। सीरियस ने उस यंत्र को पकड़ लिया और उस पर एक भारी पुस्तक नेचर्स नोबेलिटी अ विजार्डिंग जीनियोलॉजी दे मारी। फिर एक म्यूजिकल बॉक्स मिला जिसमें चाबी भरने पर कर्कश धुन निकली। एक भारी लॉकेट मिला जिसे बहुत कोशिश के बाद भी कोई खोल नहीं पाया। कुछ पुरानी सीलें थीं। एक धूल भरे बॉक्स में ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास था।
जो सीरियस के दादाजी को मंत्रालय की सेवाओं के लिए दिया गया था। सीरियस ने हिकारत से मेडल को कचरे के बोरे में फेंकते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने मंत्रालय को बहुत सा सोना दान दिया होगा। बीच बीच में क्रिचर कई बार आता और कुछ सामान अपने गमछे के नीचे छिपा कर ले जाने की कोशिश करता। जब वो उसे पकड़ लेते तो भयानक शाप बड़बड़ाता। जब सीरियस ने उसके हाथ से ब्लैक खानदान की मोहर वाली बड़ी सुनहरी अंगूठी छीनी तो वो रोने लगा। सुबकता हुआ चला गया। वो सीरियस को बुरी बुरी गालियां दे रहा था, जो हैरी ने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। ये मेरे पिता की है, सीरियस ने अंगूठी को बोरे में फेंकते हुए कहा। क्रिचर मेरे पिता के प्रति उतना वफादार नहीं था जितने माँ के प्रति, लेकिन इसके बावजूद पिछले सप्ताह मैंने उसे अपने पिता के पुराने पैंट चोरी से ले जाते हुए देखा था। मिसेस वीजली ने अगले कुछ दिनों तक उन सब से जमकर मेहनत करवाई। सफाई का काम खत्म हुआ तो इसमें सिर्फ ब्लैक खानदान के वंश वृक्ष की दीवार दरी के अलावा कोई अनचाही चीज नहीं बची थी जिसे दीवार से हटाने की सारी कोशिशें नाकाम थीं। इसके अलावा सिर्फ खड़खड़ाने वाली डेस्क थी। मूडी अब तक दोबारा मुख्यालय नहीं आए थे, इसलिए पता नहीं चल पाया था कि इसके भीतर क्या है। सीरियस ने चीनी मिट्टी के बर्तन बोरे में फेंक दिए थे जिस पर ब्लैक खानदान की मोहर लगी थी। यही हाल चांदी के गंदे फ्रेमों में लगी पुरानी तस्वीरों का हुआ था, जिसमें रहने वाले जादूगर ऊपर ढके कांच के टूटने से चीख रहे थे। स्नैप भले ही उनके काम को सफाई का नाम देते थे, लेकिन हैरी की राय में वो इस मकान में युद्ध कर रहे थे जो उनसे जमकर संघर्ष कर रहा था, और इस काम में क्रिचर उस मकान की मदद कर रहा था। वो जहां भी इकट्ठा होते घरेलू जिन्न पहुंच जाता। वो कचरे के बोरों से ज़्यादा सामान बाहर निकालने की कोशिश करता। उसकी बड़बड़ाहटें अब और बुरी होती जा रही थीं। सीरियस ने तो उसे घर से निकालने की धमकी तक दे रखी थी, लेकिन क्रिचर ने उसे आंसू भरी निगाहों से घूर कर कहा, मालिक जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन मुड़ने से पहले वो जोर से बुदबुदाया, लेकिन मालिक क्रिचर को नहीं निकालेंगे क्योंकि क्रिचर उनके इरादे जानता है। ओह हाँ, क्रिचर जानता है उसका घटिया मालिक इन बदजात गद्दार और घटिया लोगों के साथ मिलकर शैतानी सम्राट के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये सुनकर सीरियस ने हरमाइनी के विरोध के बावजूद क्रिचर को उठाकर कमरे के बाहर फेंक दिया। दरवाजे की घंटी दिन में कई बार बजी, जिसे सुनकर सीरियस की माँ चीखने लगती। स्नैप कई बार मकान में आए, हालांकि हैरी को इस बात से राहत थी कि उनका आमना सामना नहीं हुआ। हैरी ने अपनी रूपांतरण की टीचर प्रोफेसर मैगोनिकल को भी देखा, जो मगलू पोशाक और कोट में बड़ी अजीब दिख रही थीं। वो इतनी व्यस्त थीं कि उनके पास रुकने की फुर्सत नहीं थी। बहरहाल कई बार आगंतुक मदद करने के लिए रुक गए। एक यादगार दोपहर को टोंक्स आई जब उन्हें ऊपर की मंजिल में टॉयलेट में एक बूढ़ा खूनी पिशाच छिपा मिला, और ल्यूपिन भी समूह के लिए गोपनीय काम करने के बाद मकान में आकर ठहर गए। ल्यूपिन ने एक दीवार घड़ी को ठीक करने में उनकी मदद की, जो आसपास से गुजरने वालों पर वार करती थी। मिसेस वीजली की नज़रों में मंडंगस की छवि थोड़ी सुधर गई थी, क्योंकि उसने रॉन को उन पुराने बैगनी दुशालों से बचाया था जो वार्डरोब से हटाते समय उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हैरी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी और उसे अब भी गलियारों और बंद दरवाजों के सपने दिख रहे थे जिनसे उसका निशान दुख रहा था। लेकिन फिर भी हैरी को गर्मियों में पहली बार मज़ा आया था। व्यस्त रहने के कारण वो खुश था, लेकिन जब उसके पास कोई काम नहीं होता तो वो बिस्तर पर लेटकर धुंधली छायाओं को छत के पार हिलते देखता। मंत्रालय की सुनवाई का विचार लौट आता। उसके भीतर डर कांटे की तरह चुभता रहता। वो सोचने लगता कि अगर उसे निकाल दिया गया तो क्या होगा। उसके मन में एक कल्पना आ जाती थी कि बिना चेहरे का एक मंत्रालय का अधिकारी उसके छड़ी के 2 टुकड़े कर रहा था और उसे डजली परिवार के यहाँ लौटने का आदेश दे रहा था, लेकिन वो नहीं जाएगा। उसने संकल्प कर लिया था वो यहीं ग्रिमॉल्ड चौक में लौट आएगा और सीरियस के साथ रहेगा। बुधवार की शाम को डिनर के दौरान मिसेस वीजली उसकी तरफ मुड़ी, धीरे से बोली, हैरी, मैंने तुम्हारे सबसे अच्छे कपड़ों पर कल सुबह के लिए प्रेस कर दी है। मैं चाहती हूँ तुम आज रात अपने बाल धो लो। अच्छी छवि से अच्छा असर होता है। उसे सुनकर महसूस हुआ जैसे उसके पेट में एक ईंट गिर गई हो। उसने मिसेस वीजली से पूछा, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? मिसेस वीजली ने धीरे से कहा, आर्थर ऑफिस जाते समय तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। मिस्टर वीजली टेबल के दूसरे सिरे से हैरी का उत्साह बढ़ाते हुए मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सुनवाई का समय होने तक तुम मेरे ऑफिस में इंतजार करना। हैरी ने सीरियस की तरफ देखा, लेकिन इसके पहले कि वो सवाल पूछ पाता, मिसेस
वीजली ने उसका जवाब दे दिया। प्रोफेसर डम्बलडोर को नहीं लगता है कि सीरियस को तुम्हारे साथ जाना चाहिए, और मुझे कहना होगा कि वो बिल्कुल सही कहते हैं, सीरियस ने भींचे दांतों के बीच से कहा। मिसेस वीजली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। हैरी ने सीरियस को घूरते हुए कहा, डम्बलडोर ने ये बात तुमसे कब कही? मिस्टर वीजली ने हैरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आए थे। सीरियस ने अपने कांटे से एक आलू भेदा। हैरी अपनी प्लेट में देखने लगा। उसे जानकर बहुत बुरा लगा। डम्बलडोर सुनवाई से पहले वहाँ आए थे, लेकिन उससे नहीं मिले थे।